बच्चों, नाउ 10th क्वेश्चन, इन 3 moles of ethane calculate number of moles of carbon atoms, number of moles of hydrogen atoms and number of molecules of ethane. ठीक है, चलो आ जाओ. क्या बोल रहा है? इन 3 moles of ethane, मतलब कि इथेन जो है वो हमें इथेन C2H6, ठीक है, कितना लेना है हमें? 3 moles लेना है, 3 moles लेना है. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे. देखो बेटा, अगर 1 मोल ऑफ इथेन की बात करते हैं तो ये 1 मोल हुआ इथेन का, आगे कुछ नंबर नहीं है, तो इसमें कार्बन कितने अवेलेबल हैं? 2 कार्बन अवेलेबल हैं. तो अगर हम लोग 3 मोल्स ऑफ C2H6 लेंगे तो कितने कार्बन हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है. सो देयरफॉर 3 moles of C2H6 contain 2 3s 6 कार्बन एटम्स. ठीक है, डन, क्लियर. 6 moles ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, दैट्स इट. चलिए, नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम. अगर 1 मोल इथेन में 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 3 moles ऑफ इथेन में कितने हो जाएंगे? अगेन 3 6 18. सो देयरफॉर 3 moles ऑफ इथेन कंटेन्स 18 moles ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, बहुत आसान है, क्लियर हो गया ना. ओके, 3 2 3 6 18, यहाँ पे 3 2 6, सिंपल. ओके, नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन. ओके, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है बेटा, तो 1 मोल इथेन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. अब अगला नंबर. ओके, चलो, तो कितने मोल्स की बात कर रहा है वो? 3 मोल्स की बात कर रहा है. सो देयरफॉर 3 moles ऑफ इथेन में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो निकालना है. ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है. सो देयरफॉर 3 moles ऑफ C2H6 कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ. ओके, तो हमें पता है कि हम इस पावर वाले को तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो वो रहेगा एज इट इज. और इसको तो 3 2 6 6 0.18 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, आसान था, डन. ओके, नोट इट डाउन. आई वो जो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 11. क्या कह रहा है? व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर. मोल पर लीटर आ गया. कॉन्सेंट्रेशन निकालना है मोल पर लीटर, मतलब क्या निकालना है? यस, मोलैरिटी. ठीक है, मोल पर लीटर इज मोलैरिटी. ओके, तो साथ साथ में गिवन लिखते जाएं ताकि कंफ्यूज ना हो हम लोग. तो बेसिकली हमें मोलैरिटी निकालना है किसका? शुगर का. ओके, so what is the concentration of sugar in mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter. तो 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व. ठीक है, इसका मतलब कि आपको सॉल्यूट जो है वो दिया हुआ है. तो मास ऑफ शुगर, ठीक है, वो दिया हुआ है 20 ग्राम और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है. कहा है ना कि डिजॉल्व कर रहे हो और पानी अच्छा खासा है, वो पानी में आप डिजोल्व करो, आपका फाइनल वॉल्यूम जो बन जा रहा है, मतलब डिजोल्व होने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम आ रहा है वो 2 लीटर बन जा रहा है. तो दैट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 लीटर. ठीक है बेटा, क्लियर. ओके, अब निकालना क्या है? मोलैरिटी. चलो, तो पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ों की कमी रह जाती है. मोलैरिटी दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन. ओके, यहाँ पे लीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो वॉल्यूम इन लीटर. अगर लीटर दिया होता है तो मल्टीप्लाई 1000 नहीं करते हैं, तो पता है हम लोगों को, तो लीटर दिया हुआ है. तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है हम लोगों को गिवन, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो अभी हमें मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा. सॉल्यूट क्या है? यहाँ पे शुगर है. नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास. तो पहले मोलार मास निकाल दें हम लोग. सो मोलार मास ऑफ शुगर इज फॉर्मूला क्या है? ओके, C12H22O11. ओके, तो कार्बन 12 हैं
22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है। कार्बन 12, तो 12 इंटू 12, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16। 12 12 ज़ा 144, ओके, 22 1 ज़ा 22 और 11 16 ज़ा तो 6 यहाँ पे आया, 1 आ गया है, 1 + 6 7, ओके 176। प्लस कर लेते हैं इन सबको, 144, 22 और 176, 10 12, ओके, देन 7 8 9 10 14, 342, तो कितना आया 342 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, तो हमने ये मोलार मास निकाल दिया। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। शुगर, तो गिवन मास कितना है बेटा, मास इज ऑलरेडी गिवन 20 ग्राम और मोलार मास कितना आया है 342। ओके, सो 2 10 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 1, तो 10/171। अब ना बेटा मैं इसको डिवाइड नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि फिर वहाँ पे डेसिमल खोलना पड़ जाएगा, तो मैं इसको एज इट इज उठा के वहाँ पर लिख देती हूँ। तो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है 10/171, तो 10/171 और वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 5/171 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.0293। ओके, अब ये है मोल्स और ये हो गया लीटर। ओके, तो दैट मीन्स मोल्स पर लीटर। इन्होंने यही कहा ना कि कॉन्सेंट्रेशन हम निकालो इन मोल पर लीटर, तो वही आ गया। दैट मीन्स 0.0293 मोलारिटी। ओके, मोलारिटी आ गया हमारा आंसर, मोलारिटी ऑफ शुगर। डन बेटा, क्लियर, आसान था। तो जैसे मैंने पहले कहा, वापस से मैंने वही कहा कि मोलारिटी या कोई भी चीज़ निकालने को बोलते हैं, पहले फॉर्मूला लिख दो, चेक करो क्या क्या दिया हुआ है, जो चीज़ मिसिंग हो पहले उसको निकाल दो एंड देन अप्लाई इन द फॉर्मूला द वैल्यूज। डन, ओके, तो जस्ट नोट इट डाउन। आई बच्चों, हम लोग देखिए 12th क्वेश्चन। मेरा 12th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, सॉल्व करने में नहीं, समझने में। ओके, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है वो, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kg पर लीटर। आपको मिथेनॉल का डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है मिथेनॉल का, क्या दिया हुआ है 0.793 kg पर लीटर। ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलार सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज आएंगे क्या करना है, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड, इस कंपाउंड का, ठीक है, कितना वॉल्यूम हम लेंगे फॉर मेकिंग, जिसमें हम बना सकते हैं 2.5 लीटर का सॉल्यूशन बनाएंगे, जिसके अंदर 0.25 मोलारिटी सॉल्यूशन बनना चाहिए। देखो बेटा, जब अभी आप लेबोरेटरी में जाते होंगे, ठीक है, तो लैब में हमारे पास जो कंपाउंड्स बाहर से आते हैं ना, ठीक है, वो ऑलरेडी कुछ मोलार्स के होते ही हैं। जैसे कि अभी हमने HCl का देखा था, पता है क्वेश्चन कि कितना HCl का कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो उसमें लाइक 15.44 ml जितना अपना हमने आंसर निकाला। ठीक है, मोलारिटी 15.4 मोलारिटी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब इतने ज़्यादा हमारे पास जब आते हैं तो हमेशा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले आते हैं। ठीक है, अब अगर 15.55 मोलार वाला HCl हमारे लैब में हो और गलती से अपने हाथ पे गिर जाए तो हमारा पूरा हाथ मतलब पूरा बर्न हो जाएगा। ठीक है, शायद हड्डी भी नहीं बचेगी, सब पूरा का पूरा पिघल जाएगा, पूरी स्किन पिघल जाएगी। तो हम लोग इतना तो टेरिफिक तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, तो हम लोगों को क्या करना होगा, उसको डाइल्यूट करना होगा। ठीक है, ताकि हम यहाँ हमारे जो लेबोरेटरी में बच्चे होते हैं उनको हम लोग डाइल्यूट फॉर्म में देंगे, तो अगर उनके हाथ पे गिर भी जाए तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उनको कुछ उनका साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोला गया कि आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है मिथेनॉल। ठीक है, वो सॉल्यूशन का आपको डेंसिटी दिया हुआ है 0.793 kg पर लीटर। तो कह रहा है कि इस कंपाउंड में से, ठीक है, ये आपके पास जो मिथेनॉल दिया हुआ है, इस मिथेनॉल में से तुम कितना चम्मच, ठीक है, मिथेनॉल निकालोगे ताकि आप उसके अंदर 2.5 लीटर का सॉल्यूशन बना पाओ, कंटेन्स 0.25 मोलारिटी।
ओके, मतलब कि 0.25 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल उसके अंदर एडेड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो चीज़ करनी है। मतलब कैसे हुआ ना कि मैंने आपको नींबू का जूस दिया, ठीक है, अब यूं ही पियोगे तो बहुत खट्टा लगेगा। ठीक है, अब मैं ये कह रही हूँ कि उसका खट्टापन तुम्हें कम करना तो तुम पानी में डाल दो। तो अब क्या लोगे आप, 500 ml जितना पानी ले रहे हो, 1 गिलास ले रहे हो, उसके अंदर आपने 1 पूरा चम्मच नींबू का जूस डाल दिया, तो क्या हो गया, उसकी जो एसिडिटी, जो उसके अंदर खट्टापन था वो कम हुआ। ठीक है, बात आई समझ में। तो यही हमें कह रहा है कि अगर आपको 0.25 मोलारिटी का सॉल्यूशन बनाना है, कितना वॉल्यूम लेना है उसका, 2.5, ठीक है, 2.5 लीटर जितना बनाना है, तो उसके लिए तुम्हें मिथेनॉल का कितना वॉल्यूम लेना होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको 1 चम्मच लेमन का जूस दिया, ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कितना चम्मच आप मिथेनॉल का सॉल्यूशन लोगे ताकि आपका 2.5 लीटर का सॉल्यूशन बने। अब बात समझ में आ गई थोड़ी सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे नींबू का रस काफ़ी खट्टा था तो हमने उसको पानी में मिक्स किया, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द डाइल्यूशन प्रोसेस। तो डाइल्यूशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है और फाइनल क्या है, हम इस चीज़ को लिख देते हैं ताकि हमारा आंसर थोड़ा सा ईजी तरीके से आ जाए। तो मैं इसको रब कर दूं पहले। ओके, देखना बच्चों ध्यान से, है इजी, बस थोड़ा समझने वाली बात है और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ इनिशियल अमाउंट की, जो भी वॉल्यूम, मास, वॉटेवर, ठीक है, और ये हो गया हमारा फाइनल। तो हमें पता है कि फाइनली हमारे पास जो मोलारिटी आनी चाहिए, ठीक है, मोलारिटी को मैं यहाँ पे, अब फाइनल है तो M2 ले लूँ, कितना होना चाहिए, 0.25 मोलार सॉल्यूशन होना चाहिए, और कितना वॉल्यूम बनाना है, V2 कितना बनाना है, 2.5 लीटर बनाना है। और यहाँ पे हमें मोलारिटी और वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, उल्टा वॉल्यूम तो हमें पूछा है व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड। तो बेसिकली मुझे V1 तो यहाँ पे निकालना ही है, तो उसके लिए मुझे मोलारिटी दिया होना चाहिए, पर मोलारिटी नहीं है, यहाँ पे मुझे दिया हुआ है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी। ओके, अब डाइल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होगा पहले वो बता दूं। For dilution, the formula is M1V1 equals to M2V2. That means molarity into volume, molarity into volume. अब M2V2 तो हमारे पास है, मोलारिटी भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है। यहाँ पे V1 निकालना है, पॉइंट क्लियर हो गया, बट पहले हमें M1 निकालना होगा क्योंकि बिना M1 के V1 निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ देखिए, अब डेंसिटी जो दिया ना उसी को ही तोड़ मरोड़ना पड़ेगा अपने को। डेंसिटी आपको दिया हुआ है 0.793 kg पर लीटर। ठीक है, तो पहले हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि ग्राम थोड़ा सा इजी होता है और हमारे पास ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलाज ग्राम के लिए ही होते हैं। तो 0.793 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो ये ग्राम पर लीटर हो गया। ओके, तो डेसिमल 3 है, ये 3 है, तो क्या हो जाएगा 793 ग्राम पर लीटर। ये आ गया डेंसिटी। दैट मीन्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे दैट इज कि 793 ग्राम ऑफ मिथेनॉल, ठीक है, हम लोग ऐड कर रहे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, मतलब उससे अपना 1 लीटर सॉल्यूशन बन गया। अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेफिनेशन क्या होता है मोलारिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलारिटी यही होता है ना, बताया था ना मैंने आपको, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन तो है, बट ये क्या है, मिथेनॉल हमें कैसा दिया हुआ है, मिथेनॉल, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, मिथेनॉल, ठीक, ऐसा दिया हुआ है 793 ग्राम। अब वो तो अपने को आ जाएगा ना। देखो अब यहाँ पे इन शॉर्ट हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और गिवन मास हमें मिथेनॉल दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ मिथेनॉल, ठीक है, तो मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। ठीक है, दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। तो यहाँ से मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल सकती हूँ, मोलार मास C, 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन और हो गया। ठीक है, 3 कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, 16 और 1, 12 + 3 + 16 + 1। चलो, तो 12 + 3 इज 15, ठीक है, 15 + 1 इज 16, 16 + 16 इज 32 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, चलो अब देखो यहाँ पर, बहुत इजी है। यहाँ पे
एक मोल में 32 ग्राम अवेलेबल होता है मीथेनॉल, तो 793 ग्राम मतलब कि कितना मोल हो गया? ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा यहां से। सो देयरफॉर number of moles of methanol is 793 divided by 32। तो इसका कुछ आंसर आएगा 24.78 मोल्स। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर, 793 ग्राम मीथेनॉल 1 लीटर सॉल्यूशन में है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं कि मोलारिटी का द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। तो मोलारिटी हमारा निकल ही गया, देखा जाए तो 24.78, क्योंकि हमारा लीटर में ही सॉल्यूशन है तो कुछ कन्वर्जन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो विच इंडिकेट्स 24.78 मोलारिटी। बात समझ में आई? नहीं? चलो देखो यहाँ पर, टेंशन मत लो। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है बेटा? 24.78 अपॉन लीटर हमने लिया हुआ है, कितना है? 1 लीटर। तो क्या आया? वही आया ना बेटा, वही आया ना 24.78 मोलारिटी। ठीक है, तो इसके मैं डायरेक्ट लिख दिया था और कुछ नहीं हो गया। तो चलो अब हमारे पास जो ये फॉर्मूला है डाइल्यूशन का, उसके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं। तो 24.78 V1 निकालना है, M2 है हमारे पास 0.25 और V2 है हमारे पास 2.5। ओके, सो V1 इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू 2.5 अपॉन 24.78। तो इसका कुछ आंसर आएगा 0.0252 लीटर। ठीक है, अब इसको ml में कन्वर्ट कर लें। हालांकि इन्होंने कुछ बोला नहीं है, बट ये बहुत ऐसे 0.02 समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लें हम लोग। तो 0.02522 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा? 3 डेसिमल पीछे हो जाएगा, तो 1 2 3, दैट मीन्स 25.22 ml। इतना वॉल्यूम। ठीक है, इतना वॉल्यूम हम मीथेनॉल का लेंगे ताकि हम 2.5 लीटर जितना सॉल्यूशन, ओके, मीथेनॉल का सॉल्यूशन बना पाए, कंटेन 0.25 मोलारिटी। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक है, मैंने ये कहा, देखो अब इसके अंदर ना बेटा मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं की जो आपको नहीं पता, एक्सेप्ट दिस वन, डाइल्यूशन का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, पर उसके अलावा मैंने और कुछ किया नहीं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये है कि आपको नॉलेज तो पूरा है, आपको पता है मोलारिटी क्या होता है, आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, बट इन चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है, सिंक्रोनाइज कैसे करना है, ताकि हम लोग हमारा जो भी हमें गिवन पूछा गया है, ठीक है, जो भी हमसे पूछा गया हम उस चीज़ को कंप्लीट कर पाएँ। तो बस यही चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है और यही चीज़ पे आपको जो है वो महारत हासिल करनी है। तो वेल लिख दीजिए इतना, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं 13th क्वेश्चन। क्या कह रहा है 13th क्वेश्चन? प्रेशर इज डिटरमाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, प्रेशर को हमें कैसे निकालना होता है? जो दिया हुआ है हमें पता है, हम पहले लिखते जाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। नाउ द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल एंड 1 पास्कल इज नथिंग बट 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो अभी हमें पता है कि प्रेशर का जो SI यूनिट होता है वो पास्कल होता है। ठीक है, जो ब्लेस पास्कल के ऑनर में रखा गया था। सो द SI यूनिट of pressure is Pascal. ठीक है, small p, sorry, okay, that is 1 Pascal is 1 Newton per meter square. ठीक है, आगे क्या बोला गया? If the mass of air at sea level is 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको मास ऑफ एयर दिया हुआ है एट सी लेवल। ठीक है, मतलब कि अब देखा जाए तो मैं आपको मास ऑफ द एयर यहाँ पे बोल सकती हूँ, तो यहाँ पे तो बेस क्या हो गया? फ्लोर हो गया। ठीक है, जमीन आ गई, बट इन्होंने यहाँ पे मास ऑफ द एयर कहाँ का बोला है? सी लेवल का बोला है। एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कैलकुलेट करना है पास्कल में, मतलब कि इसके SI यूनिट में हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चा, अब
SI यूनिट में करना है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमें कन्वर्जन्स चेंज करने होंगे। अब सबसे पहली बात जो आप लोगों के दिमाग में आएगी कि मैम आपने प्रेशर का फॉर्मूला लिखा हुआ है फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे तो ना हमें कहीं पे फोर्स क्लू दिया हुआ है, ना एरिया दिया हुआ है, हमें तो उल्टा दे दिया है मास का। तो अभी हम कैसे करें, मास को कैसे हम लोग रिलेट करें? तो देखो बेटा, डरो मत, थोड़ा सा फ्लैशबैक और जाते हैं हम लोग हमारे पुराने दिनों में, जिसमें हमने देखा था कि फोर्स इज द मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, हम लोगों ने 9th में ये चीज़ देखा था दैट फोर्स, ओके, द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन में ए लिखते थे, पर यहाँ पे हम जी लिखेंगे। द रीज़न इज कि वो हवा की बात कर रहा है जो ऊपर है और नीचे सी लेवल है, मतलब ये हाइट हो गया, ठीक है। एक जगह पे हवा है, एक जगह पे सी लेवल है, तो वो हाइट की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे हम जी लिखेंगे अपॉन एरिया। अब तो मास दिया हुआ है तो यूज हो गया। ओके, जी की वैल्यू तो हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो ये लिख देना है। अब एरिया, मैम एरिया तो नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, बता दो कैसे दिया हुआ है। देखो, तो चलो अब पहले हम फोकस करते हैं जो हमें मेन क्लू दिया हुआ है मास का, ठीक है। मास का जो यूनिट है ना वो बड़ा खटक रहा है। क्यों खटक रहा है? क्योंकि इन्होंने हमें कहा है कि आपको पास्कल में निकालना है, मतलब कि SI यूनिट में निकालना है हमें आंसर, और ये जो हमें यूनिट दी हुई है दैट इज़ नॉट द SI यूनिट। तो दैट मीन्स कि मुझे इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं हम लोग। सो मास इक्वल्स टू 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब देखो सबसे पहले तो ग्राम को हमें कन्वर्ट करना होगा kg के अंदर। तो वी नो दैट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1034 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मच kg, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, हालांकि सबको पता होगा बट एक फॉर्म है। तो 1034 को हम लोग 1000 से डिवाइड कर लेते हैं अपॉन 1000 करके, तो क्या हो जाएगा kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? मैं ऐसे लिखती हूँ kg, ठीक है, अभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो मैंने ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लिया, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब दूसरी बात, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, और सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से जो SI यूनिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्चुअली मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो बेटा, अब हमें ये भी पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब अगर यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। बात समझ आई? ठीक है, देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितना, 1 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब कि मुझे अगर इसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर के अंदर तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 अपॉन 10,000 से, तो मेरा ये हो गया kg पर मीटर स्क्वायर। बात समझ आई अच्छे से? देखो अभी, सो 1034 अपॉन 1000, अब ये ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा 10,000 kg पर मीटर स्क्वायर। ये 3 0 गए तो क्या आ गया 10340 kg पर मीटर स्क्वायर। हो गया कन्वर्शन, आसानी समझ आ गया? ओके, अब जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उनके मन में ना सवालों का भवंडर उठ रहा होगा, और वो ये भवंडर होगा कि अब तक तो हम लोगों ने मास का यूनिट देखा था ग्राम या किलोग्राम, यहाँ पे मास का यूनिट दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैम ने भी आराम से कन्वर्ट कर लिया kg पर मीटर स्क्वायर के अंदर, और मैम का ध्यान ही नहीं गया है कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर जबकि सिर्फ kg होना चाहिए, है ना? आ रहा है नहीं सवाल? तो बेसिकली, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपको एरिया दिया हुआ है इनडायरेक्टली। देखो क्या बोला गया है, मास ऑफ द एयर एट सी लेवल, मतलब कि आपको नीचे एरिया दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या है प्रेशर का, मास फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। तो नीचे एरिया दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी तो बोला है सी लेवल, क्योंकि अब जिस रूम में मैं हूँ वहाँ पे भी तो हवा है, बट नीचे बेस क्या है, नीचे बेस ज़मीन है, ठीक है। आप जहाँ पे बैठे वहाँ पे हवा है, पर नीचे बेस क्या है, ज़मीन है। तो आपको एरिया जो हमारे पास है वो लैंड है, अर्थ है,
इन्होंने हमें कौन सा एरिया दिया हुआ है, सी लेवल का एरिया दिया हुआ है। तो बेसिकली इन्होंने हमें सिर्फ मास नहीं दिया है, हमें एक्चुअली इन्होंने मास अपॉन एरिया भी दिया हुआ है। दैट्स व्हाई आई मेंशन हियर सी लेवल। ठीक है, तो यही चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देनी होती है। तो दैट मीन्स मास अपॉन एरिया आपको दिया हुआ है 10340 kg पर मीटर स्क्वायर। एरिया का तो यूनिट ही मीटर स्क्वायर होता है ना। ठीक है, अब बात समझ आ गई। चलो फाइन, नाउ आई एम हैप्पी कि आप समझ चुके होंगे। अब जो हमारा मेन मुद्दा है क्या, प्रेशर निकालने का। ठीक है, प्रेशर निकालें। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स दैट इज mg अपॉन a। ठीक है, तो m अपॉन a की वैल्यू अपने पास आ गई है 10340 और g जो है वो 9.8। ठीक है इतना, ओके। नाउ मैं काम करती हूँ, मैं इसके यूनिट्स के साथ लिखती हूँ तो आपको क्लियर हो। तो 10340 क्या है, kg पर मीटर स्क्वायर, ओके, इनटू g इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। ठीक है, चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल गया तो यहाँ से 0 गया। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करके आपको बता देती हूँ। तो इसका आंसर हो रहा है 101,332। ठीक है इतना। अब थोड़ा यूनिट पे ध्यान देते हैं हम लोग। देखो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, यहाँ ध्यान दो बेटा, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का होता है kg और एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फोर्स का एक्चुअल यूनिट हुआ जिसकी जगह पे अपन न्यूटन लगाते हैं। क्लियर इतना। अब देखो यहाँ पे ये देखो kg पर मीटर स्क्वायर अगर मैं लूँ तो ये मेरे को न्यूटन मिल गया। ओके, तो दैट मीन्स आई कैन राइट न्यूटन और नीचे का क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। और इन्होंने हमें बोला है, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो दैट मीन्स आई कैन राइट 101,332 पास्कल। ठीक है, एज पर द क्लू। ओके, अब अगर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सॉरी ना, तो क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म 101,332 इंटू, अब पॉइंट यहाँ पे लगता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कितना पीछे नंबर डेसिमल से है 1 2 3 4 5 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेशर का फाइनल आंसर। क्लियर बेटा, आया समझ में। ठीक है, मैंने समझाया तो थोड़ा लंबा लगा होगा क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई। ठीक है, आप जब खुद करेंगे तो आपको इतना लंबा नहीं लगेगा। ये बताना मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को कन्वर्जन्स में दिक्कत आती है। ठीक है, मैं चाहती हूँ डायरेक्टली लिख देती डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 10,000, तो आप हाँ तो कर लेते, बट अगेन वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता आपको। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया किस तरीके से हुआ। तो इतना लिख दो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों हम लोगों ने लास्ट 13 क्वेश्चन खत्म किया ना। 14, 15, 16 जो है वो थियोरेटिकल है, तो इसके लिए उसको मैं स्किप कर लेती हूँ, उसके आंसर आपको टेक्स्ट में आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं हम लोग। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with the chloroform CHCl3 supposed to be the carcinogen। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक पीने का पानी उनको मिला है और वो पीने के पानी को उन्होंने जब चेक किया तो उसके अंदर क्लोरोफॉर्म अवेलेबल है, मतलब कंटेमिनेट हो गया। दैट मीन्स कि अब ये पीने लायक नहीं रहा पानी। द लेवल ऑफ द कंटेमिनेशन वॉज 15 ppm। जब उन्होंने कैलकुलेट किया, उसको जब मापा तो उन्होंने देखा कि जो इम्प्योरिटी है वो 15 ppm है। नाउ व्हाट इज ppm? ppm मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन। मैं बता रही हूँ इसको, इसका मतलब क्या होता है एक सेकंड के अंदर। लेट्स फिनिश द क्वेश्चन। एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास, मतलब मास परसेंटेज निकालना है। एंड डिटरमाइन द मोलेलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। ठीक है, तो मोलेलिटी भी निकालना है कि क्लोरोफॉर्म की मोलेलिटी क्या है उस सैंपल के अंदर। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं 15 ppm जो लिखा हुआ है पार्ट्स पर मिलियन, उसका मतलब क्या होता है। देखो बेटा, एक्चुअली तो हमारा क्वेश्चन में यहीं से स्टार्ट होता है क्योंकि इसी की मेन बात हो रही है। 15 ppm क्या है, क्लोरोफिल है CH3, ओके CHCl3। ओके, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि 15 ग्राम जितना क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, इन 1 मिलियन वाटर सैंपल, ठीक है, वाटर के अंदर 1 मिलियन वाटर। और 1 मिलियन मतलब क्या होता है, 10 लैक्स, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 15 ग्राम जितना क्लोरोफिल ओके प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट इन 10⁶, ओके। 1 मिलियन की जगह मैंने क्या लिख दिया, 10⁶, ओके, वाटर। 10⁶ मतलब कि 10�6 ग्राम या पार्ट्स ऑफ वाटर। अब इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, अब देखो इसका मतलब कि 10 लाख जितना पानी, ठीक है, 10 लाख ग्राम जितना पानी आपके पास अवेलेबल है, उसके अंदर 15 ग्राम जितना क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट है। समझ आया? आप ये समझो कि आपके पास पूरा ना मटका है, ठीक है, पानी का पूरा मटका है, उस मटके में आपने 1 चम्मच जो है वो शक्कर डाल दी, 1 चम्मच चीनी डाल दिया आपने, ठीक है। अब मटका कितना ज़्यादा है, ठीक है, उसमें हम 1 चम्मच डाल रहे हो, तो इस जब भी सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और सॉल्यूट का बहुत कम होता है, तो हम ज़्यादातर उसको ppm में मेजर करते हैं। बात समझ आई बेटा? ठीक है, जब सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो, तब हम उसको ppm में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया कि 15 ppm क्लोरोफॉर्म का मतलब यह है कि 15 ग्राम जितना क्लोरोफॉर्म जो है वो प्रेजेंट है 10⁶ ग्राम पानी के अंदर। 10⁶ ग्राम इसका मतलब कि 1 मिलियन पार्ट ऑफ द वाटर। समझ आया इतना अभी? ठीक है, चलो अब क्या बोला गया है, एक्सप्रेस दिस इन द परसेंटेज बाय मास। ठीक है, अब देखो बेटा, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। मास परसेंट का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। यही फॉर्मूला होता है ना? ठीक है, चलो तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब क्या हो गया, CaCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है, वही तो हम मिक्स, वही तो मिला हुआ है इसके अंदर, तो ये हो गया 15। ओके, सॉल्यूशन कितना है बेटा, किसमें मिला हुआ है, 10⁶ ना, तो ये पूरा का पूरा मिक्स है ना, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सॉल्यूशन आ गया ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 10⁶ मल्टीप्लाई बाय 100। समझ आया बेटा? ठीक है, मैं बोलने में शायद कई बार कुछ मिस्टेक्स कर लेती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली सॉल्यूट आपके पास दिया हुआ है 15 ग्राम CHCl3, ठीक है। सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 1 मिलियन, दैट मीन्स 10⁶ ग्राम वाटर। ओके, अब सॉल्वेंट क्या होगा, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करते हैं, पता चल जाएगा आपको, अभी इसकी ज़रूरत है नहीं, तो मैंने इसको जस्ट लीव कर लिया। फाइन, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 0 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 0 हो गए, तो कितने बच गए, 4। तो 15 अपॉन 10⁴, दैट मीन्स 15 अपॉन 1 2 3 4, 4 0 आ गए, दैट मीन्स 0.0015। ठीक है, इतना परसेंटेज हुआ, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15 × 10⁻⁻4 परसेंटेज, आपकी मर्जी है, क्या फ़र्क पड़ता है। क्लियर बेटा? ओके, तो फर्स्ट हमारा जो था मास परसेंट वो क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट बेटा हमें निकालना है डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। ठीक है, अब बात कर रहे हैं मोलैलिटी की, तो पहले हम लोग मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि हमारे पास दिया क्या क्या हुआ है, कुछ दिया है कि नहीं दिया, वो तो देखना होगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें पास मोलैलिटी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स भैया, सॉल्यूट के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और वो सॉल्वेंट ग्राम में लेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000, ये फॉर्मूला। ठीक है ना, अब यहाँ पे पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की। ठीक है, अब सॉल्वेंट मैंने यहीं पे लीव कर लिया, तो मैं वहाँ भी डिस्कस करेंगे ना। देखो बेटा, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट इज नथिंग बट द सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन में से अगर हम सॉल्यूट को निकाल दे तो सॉल्वेंट बच जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं 10⁶ में से 15 माइनस कर लूँ तो मेरे को सॉल्वेंट मिल जाएगा। अब आप सोचो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, 10⁶ मतलब क्या है, 10 लाख। अब 10 लाख में से अगर तुम 15 ग्राम निकालते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, 9,99,985 समथिंग कुछ। ठीक है,
तो दैट मीन्स कि ये तो ये बात हुई ना कि तुम समुद्र में से एक लोटा पानी का निकाल रहे हो, ठीक है। पूरे समुद्र में से अगर तुमने एक लोटा पानी का निकाला तो क्या समुद्र में पानी की गिनती कम हो जाएगी? नहीं होगी ना, फिर भी तुम पूरा उसको समुद्र ही बोलोगे। तो बेसिकली 10⁶ इज द समुद्र। तो इसमें तो हम 15 ग्राम जितना अगर हम CHCl3 को माइनस भी करते हैं तो उसका जो आंसर होगा वो टेंटेटिवली हम लोग ये बोलेंगे ना कि 9 लाख के हिसाब से, 99 लाख के हिसाब से ही रहेगा। 10 लाख की बात है ना, 9,99,000 उसके हिसाब से। तो ये जो वैल्यू है ना, ठीक है, हम इतना ज़्यादा कम में नहीं ले सकते हैं क्योंकि सिर्फ 15 का ही डिफरेंस है। तो इसके लिए हम माइनस करेंगे, बट हम उसके अंदर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या लेंगे? 10⁶ ग्राम ही लेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं आ रहा, ठीक है। और इतने कम डिफरेंस को हम कंसिडर नहीं करते हैं केमिस्ट्री में, तो हम लोग उसका उतना ही पानी ले लेंगे। क्लियर हुआ? जैसे मैंने कहा कि समुद्र में तुमने एक लोटा पानी निकाला तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। तो तुम वो एक लोटा माइनस कर भी लोगे तो आपको शायद 0.0000 समथिंग कुछ डिफरेंस मिलेगा, विच इज नेग्लिजिबल। चलो, तो अब सॉल्वेंट तो क्लियर हो गया हमारे पास। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट की बात करते तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना जरूरी है। चलो, तो यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो नाउ सॉल्यूट की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, यही होता है, ठीक है। अब मोलार मास पहले निकाल दें हम लोग, वो हमारे पास है नहीं। तो मोलार मास ऑफ CHCl3, तो C + H + 3Cl, ठीक है। तो C कितना है 12, H कितना है 1 और ये 35.5। ओके, तो 12 + 1 इज 13। ओके, 3 5 is 15, 1 कैरी, 16 1 कैरी, ओके 106। प्लस करते हम लोग इसको तो कितना आ जाएगा? 119.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आ गया मास, मोलार मास हमारा। नाउ अब देखो मैं इसमें चेंजेस कर लेती हूँ। सो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास क्या है बेटा मेरे पास? 15 ग्राम। मोलार मास कितना निकाला मैंने? 119.5। हो गया ओके। अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 10⁶, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 1000, ठीक है। तो आपको अलग से डिवाइड करके आंसर लिखना है, फिर भी ठीक है, ठीक है। मेरे पास देखो एक तो स्पेस नहीं था, तो मैं करूं कहां पर? तो मैंने सीधा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में ये वाली चीज लिख दी, डिवाइड में ये है सॉल्वेंट, वो लिख दिया, मल्टीप्लाई में 1000। तो यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो गया अभी हमारे पास? 10⁻15, 1 2 3, 1195। ये डेसिमल ऊपर लें हम लोग, तो ये डेसिमल का ऊपर 10 चला गया, इंटू 10⁶, ठीक है। तो 1 2 3 4 निकालो, तो इसमें से 4 निकालोगे कितना बच जाएगा? 2। तो 15/1195 इंटू 10⁻², ये 10⁻2 को मैंने ऊपर ले लिया, ठीक है। तो अभी इसको हम डिवाइड करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? मोलैलिटी इक्वल्स टू 15/1195 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.01255 इंटू 10⁻², ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके हैं बेटा इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो दैट मीन्स 1.255 इंटू 10⁻², ये 2 शिफ्ट हुआ तो 10⁻⁴ मोलैलिटी। क्लियर बेटा? आया समझ में? तो इस तरीके से हमने मोलैलिटी निकाल दिया। देखो ये चैप्टर ना, इस चैप्टर का पूरा खेल जो है वो फॉर्मूलाज पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने शुरुआत से आपको बोला हुआ है कि नोट्स बनाते जाना और उन नोट्स में फॉर्मूलाज का सेक्शन अलग से कर लो, ठीक है, कि आपको सारी फॉर्मूलाज एक जगह पे लिखी हो ना तो आपको इजी हो जाएगा। फॉर्मूला जनरली हमारे लास्ट 2-3 सेक्शंस में ही आई है, ठीक है, जिसमें हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था, तो ये वहीं से ही सारी फॉर्मूलाज है। तो फॉर्मूलाज अगर आपके पास क्लियर है फिर तो आप राजा हो, फिर तो आप सम्स आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फॉर्मूला ज़रूर ठीक है लर्न करना शुरू कीजिए अगर आपने लर्न नहीं किया अभी तक तो। वेल अभी आपका काम है इसको नोट डाउन करना, तो जस्ट नोट इट डाउन। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18? एक्सप्रेस इन द साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि आपका आंसर जो है वो 10⁻² समथिंग पावर होना चाहिए,
ओके तो आपको नॉर्मल नंबर दिया जा सकता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे दो टाइप के नंबर्स होंगे, एक होगा डेसिमल फॉर्म और एक होगा नॉन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो कैसे हमें करना है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो बेटा, जैसे डेसिमल फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है, तो हमें बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है ना कि जो डेसिमल लगना चाहिए उसके आगे कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। ओके 1 to 9 के बीच का कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, उस एक नंबर के बाद ही तुम्हारा डेसिमल लगना चाहिए। ये मेन क्राइटेरिया होता है साइंटिफिक नोटेशन का। बात समझ आई? दोबारा बोल रही हूँ मैं, सुनो। डेसिमल के आगे एक ही नंबर चाहिए और वो नंबर 1 to 9 के बीच का कोई भी होना चाहिए। बाकी पीछे आपको जितने नंबर हैं वो आप लिख दोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 जो पावर हुआ, मतलब कि डेसिमल को अरेंज करने में कितना पावर लगता है वो अपन को देखना है। ठीक है, अब इसका बहुत लंबा डिटेल लेक्चर होगा बट अपन उसमें नहीं जाना है, अपने को इसको क्विक समझना है। तो देखो बेटा, जैसे कि यहाँ पर आपको 4 नंबर नजर आ रहा है क्योंकि आगे सब 0 है। मैंने कहा कि 1 to 9 के बीच में होना चाहिए, तो 4 आ रहा है, इसका मतलब कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4.8। ठीक है, बट डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब कि 10 कितना डेसिमल शिफ्ट किया बेटा, देखो काउंट करो 1 2 3, कितने प्लेसेस शिफ्ट किया, 3 प्लेसेस शिफ्ट किया, तो आंसर क्या आएगा -3। -3 कैसे? तो देखो बेटा, जब भी डेसिमल को आप राइट साइड की तरफ शिफ्ट करोगे तो पावर नेगेटिव होगा। ठीक है, इतना दिमाग में बिठा दो। तो जब भी ये डेसिमल को हमने राइट साइड की तरफ शिफ्ट किया, ठीक है, राइट साइड की तरफ शिफ्ट करोगे तो पावर नेगेटिव होगा, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करोगे तो पावर पॉजिटिव होगा। डन? क्लियर? ओके, मैं यहाँ पे नोट लिख दूं कहीं पे, मैं यही लिख देती हूँ। क्या नोट है? ओके, शिफ्ट डेसिमल टूवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, तो 10 के ऊपर पावर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, और जितना जितना आपने प्लेसेस शिफ्ट किया उतना नंबर लिख देने का। और अगर आप इसको शिफ्ट डेसिमल टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, पीछे की तरफ आप शिफ्ट करोगे तो आपके पास जो पावर आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, नोट हो गया ये? चलो अब आप यहाँ पे देखते हैं, इसको भी मिटा दूं ना। यहाँ पे तो मैम कोई डेसिमल ही नहीं है। अब अरे जब कोई डेसिमल नहीं हो ना तो अज्यूम करो कि पीछे की तरफ डेसिमल है। ठीक है, और हमारा पॉइंट क्या है कि डेसिमल के आगे एक 1 to 9 के बीच का नंबर होना चाहिए। सो 2 है तो 2.34। ठीक है, लिख दिया। आगे जीरोस जो है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, डेसिमल के बाद तो उनका कोई वैल्यू होता ही नहीं है। इनटू 10 अब देखो ये आपने डेसिमल यहाँ लगाया था, अब कितना शिफ्ट कर रहे हो डेसिमल आप, 1 2 3 4 5 प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हो, 5 आ गया। अच्छा किस तरफ शिफ्ट कर रहे हो बेटा, लेफ्ट साइड की तरफ। लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करोगे तो पावर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो +5। डन ना? ओके, अब यहाँ पर भी मैम कोई भी डेसिमल नहीं है, तो अभी आप बताओ क्या करोगे। यस, लास्ट में डेसिमल को अज्यूम कर लोगे। तो पहले हम लिख देते हैं 8.008 मल्टीप्लाई बाय 10। अब कितना होगा 1 2 तो कितना होगा 1 2 3 प्लेसेस। ठीक है, तो 10⁻3। क्लियर? ओके, यहाँ डेसिमल है। ओके 5। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 लगाओ नहीं लगाओ चलेगा, तो अपन तो सिर्फ 5 लिख देते हैं 10⁻2। अब कितना है 1 और 2, तो 10⁻2। ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग डेसिमल्स को। चलो अब ये 6 पॉइंट, ये तो ऑलरेडी हमारा नॉर्मल है, मतलब हमें ये डेसिमल सही तरीके से दिया हुआ है। तो 6.0012 को शिफ्ट किया हमने, नहीं किया तो 10⁻0। तो इस तरीके से आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है। आसान? चलो अब चलते हैं 19 क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट वाला लेक्चर मैंने बड़ा मस्त तरीके का लेक्चर आपको बना के दिया हुआ है, देखा है तो आपको पता चल चुका होगा कैसे करना है, और नहीं देखा है तो पहले उसको लेक्चर को देख लेना, तो कहीं मजा आएगा करने में। वेल फिर भी थोड़ा बता देती हूँ मैं। हमारे पास 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स और नॉन डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो जो हमारे पास नॉन डेसिमल नंबर्स अगर होते हैं तो हमें स्टार्ट करना होता है नंबर्स काउंट करना फ्रॉम नॉन ज़ीरो
टू नॉन ज़ीरो, ठीक है। और अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है तो हमें स्टार्ट करना होता है फ्रॉम नॉन ज़ीरो टू, चलता जाए, पीछे ज़ीरो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैंने लेक्चर बहुत अच्छे से समझाया था, तो इसके लिए मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, तो सम सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे कि ये डेसिमल फॉर्म है और डेसिमल में क्या है, ठीक है, डेसिमल मैंने क्या बोला था, फ्रॉम नॉन ज़ीरो टू, ठीक है। अब नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ से लेकर हमें आगे जाना है, तो कितना है, 2 ही नंबर्स हैं, तो कितने फिगर्स हो गए, 2 फिगर्स हो गए, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा नॉन डेसिमल नंबर, मतलब डेसिमल नहीं है। तो नॉन डेसिमल में हम क्या करते हैं, नॉन ज़ीरो से नॉन ज़ीरो, मतलब कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि 1 to 9 के बीच का कोई नंबर होना चाहिए, वहाँ से शुरू करना है और ख़त्म भी वहाँ पे करना है जो 1 to 9 का नंबर हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ तो मेरा लास्ट 8 है, मतलब आराम से मैं जा सकती हूँ ये, तो कितने नंबर्स हो गए, 3। यहाँ पर भी 5 से स्टार्ट कर लो, लास्ट में 5 है तो पूरा ले सकते हैं, कितने हो गए, 4। यहाँ पे भी देखो बेटा कोई डेसिमल नहीं है, ठीक है, तो इट इज़ अ नॉन डेसिमल नंबर। और स्टार्ट करेंगे हम लोग नॉन ज़ीरो नंबर से, मतलब कि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ख़त्म कहाँ पे करेंगे, नॉन ज़ीरो पे, ज़ीरो पे नहीं, नॉन ज़ीरो पे। तो अब ये वाला नंबर 6 जो है वो नॉन ज़ीरो है, क्योंकि उसके बाद तो साइड के साइड ज़ीरो आ गए, तो आप सिर्फ यहाँ तक ही जाओगे, तो कितने हैं डिजिट्स, 3। ओके, अब यहाँ पे डेसिमल है, अब डेसिमल से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द नॉन ज़ीरो टिल एनीथिंग, ठीक है। तो आप यहाँ से लेकर चलते जाओ, तो कितना होगा, 1 2 3 4। क्लियर हुआ बेटा, ओके ना। अब यहाँ पर भी नॉन डेसिमल है तो नॉन ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और चलते जाना है, तो नॉन ज़ीरो ये वाला नंबर है, तो यहाँ से चलते जाओ, तो 1 2 3 4 5, कितने फिगर्स हो गए, 5। डन, क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अगर नहीं हुआ ना तो बेटा मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो सेशन है ना वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स किए थे। तो क्या आपको वो देखो, अब जो हमने आधा घंटा लगाया था उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, दोबारा से यहाँ पे वो टाइम तो हम लोग कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई मैं आपको कह रही हूँ, आपको पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको कोई भी सेक्शन समझना बाकी रह गया तो आप वहाँ पे क्लिक करके वो सेक्शंस समझ लीजिए। तो वेल अभी पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 कह रहा है राउंड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, तो राउंड ऑफ करना है, तो अपने को सिर्फ 3 नंबर्स तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आंसर लाके लीव करना है। ओके, अब देखो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नंबर्स टोटल है कितने हमारे पास, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर 34.216 है, ठीक है, तो देखो बेटा अब बेसिकली ये हुआ डेसिमल, और डेसिमल में हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ज़ीरो से स्टार्ट करना है और पूरा नंबर ले लेना है आगे जो भी आता है। तो नॉन ज़ीरो तो 3 हुआ, तो 3 से अगर हम नंबर काउंट करते कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 है। अब अपने को कितने चाहिए, 3 तक जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि पहले के 2 नंबर तो एज इट इज आएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा क्या है, यहाँ पर 2 के बाद पीछे 1 है, ठीक है। अब 1 है तो मैंने आपको पता है राउंड ऑफ में बताया था कि अगर पीछे 5 और 5 से ज़्यादा होगा तो आगे वाला नंबर जो है उसको +1 कर लोगे, बट ये 5 से कम है, ठीक है, 1 इज़ लेस देन 5, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो पीछे 1 6 हटाकर सिंपल 2 ही लिखकर आंसर को छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। सिग्निफिकेंट के रूल्स जाके देख लेना, पूरा मैंने बताया हुआ है उसके अंदर, राउंड ऑफ वाला भी कंप्लीट मैंने सेशन लिया था। तो यहाँ पर हमारे पास 34.2, ठीक है, 1 6 रिमूव कर लिया क्योंकि 2 के बाद 1 है, तो 5 से कम वाले नंबर्स को अपन काट लेते हैं ऐसे ही। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो मुझे 1 2 3 चाहिए, तो 10 पॉइंट। अब अगेन 4 के बाद क्या है बेटा, 1 है, बहुत छोटा है, मतलब 5 से कम है, तो मैं यहाँ पे 4 पे लीव कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये हो गया डेसिमल, बट डेसिमल में अपन को पता है लेना होगा फ्रॉम नॉन ज़ीरो टू द प्रोसीजर, ठीक है। अब नॉन ज़ीरो मतलब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 है, मुझे कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो 0.04, ठीक है, 5 इतना तो आ ही जाएगा। अब यहाँ पे क्या है बेटा, देखो यहाँ पे 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 मतलब यहाँ पे +1 कर दूँ, तो +1 कर दूँ तो 9 का +1 मतलब 10 हो जाएगा, तो 59 की जगह क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आया, 0.460। अब जो
डेसिमल का रूल है वो ये कहता है कि आपको नॉन जीरो से शुरू करना है और चलते जाना है। तो जैसे नॉन जीरो मेरा 4 है, ठीक है, 4 से स्टार्ट किया, चलते जा रही हूँ, मतलब कितने आ गए 4 6 0, 3 फिगर्स आ गए। यस, मेरा आंसर आ गया। बात समझ आई? ठीक है, दोबारा समझा रही हूँ मैं, देखो इसको, कंफ्यूज मत होना। देखो हम लोगों को शुरू करना है, यहाँ पर क्या शुरू करना है अपने को, डेसिमल दिया हुआ है तो नॉन जीरो नंबर पहले डिसाइड करना है। तो 4 जो है वो नॉन जीरो है, तो यहाँ से आगे चलते बनो, कितने नंबर आ गए 1 2 3 4 आ गए, मुझे कितने चाहिए 3 चाहिए, तो मतलब कि मुझे यहाँ तक स्टॉप करना है। अब 9 के बाद वाला नंबर मैं देखती हूँ तो ये तो 7 आ गया, मतलब 5 से ग्रेटर है। अगर 7 को हटाना है मुझे तो मुझे आगे वाले नंबर को +1 करना होगा। ठीक है, तो मैं 9 को +1 करती हूँ तो मेरा 10 हो जाता है। 10 मतलब कि आगे 1 कैरी हो जाएगा ना, 0 के बाद 1 कैरी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मेरा नंबर क्या आया 0.0460। बात समझ आई अभी? अब क्लियर हो गया ना? एक बच्चों भी फोर्थ वाला देख लेते हैं, 2808। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए और ये नंबर कैसा है, नॉन डेसिमल, मतलब कि 2 से स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली कितने नंबर्स हैं 4 है, अपने कितने चाहिए 3 चाहिए। ओके, दैट मीन्स कि 280 तक चाहिए। अब बट अभी 0 के बाद 8 है, मतलब 5 से ज़्यादा है, तो हमें आगे +1 करना होगा। तो क्या हो जाएगा 28, 0 में +1 करेंगे तो 1 आ गया 281। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लीव कर लिया तो आपका आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखो, आप खुद ही देखो ये नंबर कैसा है, द नंबर इज इन 2808, 2000 की कैटेगरी में। और अगर हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से यहाँ पे 1 करके लीव कर लेते हैं और 8 को अपन हटा देते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 281। ठीक है, तो हमारे पास जो बेस है वो तो सेम रहना चाहिए ना। आप थाउजेंड्स का हंड्रेड्स में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए पीछे क्या कर लेंगे हम लोग, 0 लगा देंगे। वैसे भी हमें पता है रूल्स के हिसाब से कि अगर हमारे पास नॉन डेसिमल नंबर है तो नॉन डेसिमल नंबर स्टार्ट होता है नॉन जीरो से, खत्म होता है नॉन जीरो पर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर नंबर आ गए 1 2 3, तो 0 का तो वैसे भी काउंटिंग नहीं होगा, बट इसको बैलेंस करने के लिए वी हैव टू कीप 0। बात समझ आई अच्छे से? ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो और रूल्स वगैरह जो भी सिग्निफिकेंट्स के एंड राउंड ऑफ वाले जो रूल्स मैंने बताए थे वो वीडियोस जरूर देख लेना अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट लग रहा है या आप चीजें भूल गए हो तो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ना बच्चों, क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 21, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड व्हेन डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, डाइनाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हमें कुछ कंपाउंड्स दे रहे हैं। अब देखो, सीधी सी बात है, मैंने आपको पता है उस टाइम पे समझाया था कि अगर सिर्फ 2 ही एलिमेंट रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड्स देते हैं, ठीक है, जब 2 एलिमेंट आपस में रिएक्ट होते हैं और बहुत सारे कंपाउंड देते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो लॉ डिसाइड करते हैं दैट इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। याद आया? ठीक है, हमने बहुत सारे लॉज की बात की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जानने का बहुत ईजी तरीका है। वेल, देखते भी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है मास ऑफ डाइनाइट्रोजन और ये दिया हुआ है मास ऑफ डाइऑक्सीजन। तो आपको यहाँ पे 2 मासेस दिए हुए हैं। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डेटा। हालांकि मैंने अभी बता ही दिया। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। एक तो मैंने ये बताया था कि 2, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे, दैट इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ था कि उसमें से एक एलिमेंट का मास जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, एक एलिमेंट का मास जो है वो फिक्स होगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं तो डाइनाइट्रोजन इज 14 14 20 28 और मास ऑफ डाइऑक्सीजन इज 16 32 32 80। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई भी एक का मास फिक्स करना होगा। मुझे ये थोड़ा इजी लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग मास ऑफ डाइनाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, फिक्स करने का जैसे कि यहाँ पर 14 है तो मैं इसको 14 रहने देती हूँ, इसको 14 रहने देती हूँ, इसको डिवाइड बाय 2 कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 14 और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दिया 14। अब अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दूंगी तो मुझे यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2 करना होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हो गया 16, ये हो गया 32, ये हो गया 16 और ये हो गया 40। ठीक है, क्योंकि बट ऑब्वियसली ना अगर हम उसका नाइट्रोजन का अमाउंट कम करेंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट भी तो कम ही हो जाएगा, रिएक्शन तभी तो होगा। ओके, तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन का मास है फिक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन का देखते हैं तो मल्टीपल रेशियो में जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी कि जिसका मास वेरिएबल होता है, जो चेंज होता है, वो आपस में जो रेशियो बनता है ना उनका, वो बनता है होल रेशियो। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इन सब नंबर्स को 8 से डिवाइड करूँ तो ये 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 28, 8 4 ज़ा 32 सॉरी, 8 2 ज़ा 16 और 8 5 ज़ा 40।
मतलब कि ये आपस में जो रेशियो बने वो 2:4:2:5, ठीक है, दैट इज अ सिंपल होल रेशियो। बात समझ आ गई। तो अब कह रहा है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड गिव अस स्टेटमेंट। हमें तो अब हम लोग यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, विच लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल, ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल कॉम्बिनेशंस इज ओबेड, ठीक है, इज ओबेड बाय फिक्सिंग mass of dinitrogen as 14 gram, okay, and varying, चेंज करें ना अपन, mass of dioxygen as 16 gram, 32 gram, 16 gram and 40 gram, which gives simple whole ratio, simple whole ratio of 2:4:2:5, ठीक है। अब कह रहा है कि गिव स्टेटमेंट दे दिया और थोड़ा सा डेफिनेशन जो मैंने लिखवाया था वो एक लाइन नीचे लिख देना, दैट्स इट, ओके। तो क्लियर हो गया बेटा ये अच्छे से। वेल, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, ये ए पोर्शन है, अभी बी पोर्शन करना है, तो स्पेस इतना नहीं था उसके लिए, तो इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रब कर दूं। देखो बच्चों, अभी क्वेश्चन 21 का बी पोर्शन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, ठीक है, आपको कन्वर्जन्स में बताना है कि किसका क्या कन्वर्जन होगा। तो देखिए 1 किलोमीटर इक्वल्स टू डैश mm इक्वल्स टू डैश pm। अब इस डैश को हम लोग x ले लेते हैं और इस डैश को हम लोग y ले लेते हैं, ठीक है, आपको भी a b c आपको लेना ले लो, इट बस निकालने का तरीका है। अब देखो सबसे पहले हम लोग पहला वाला कन्वर्जन देख लेते हैं, क्या है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू x मिलीमीटर, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, मीटर कॉमन है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोमीटर इज नथिंग बट 10⁻³ मीटर, है ना, 10⁻³ होता है ना, और मिलीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर। क्लियर हो गया, मीटर कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, तो 10⁻³ इज इक्वल्स टू x इंटू 10⁻³ ये -3 यहाँ पे आ गया, तो 10⁻³ अपॉन 10⁻³ हो गया, नीचे ले लिया, इज इक्वल्स टू x। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, बेसिक लॉ है हमारा। तो 10⁻³, अब बेसिकली क्या होता है, जब डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर्स माइनस होते हैं, ये बेसिक लॉ होता है। तो 3 माइनस ये -3 एज पर द लॉ, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, मतलब 10⁻² क्या हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10⁻6। समझ आया इतना, ठीक है। अब क्या करना है, y, ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया, आपको इतना डिटेल में शो करने की जरूरत नहीं होती है। नाउ अब करना है y, यहीं कर लेती हूँ मैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, 1 किलोमीटर से कंपेयर करेंगे ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू y पिकोमीटर, ठीक है। अब किलोमीटर की जगह क्या लिख दूँ, 10⁻3, तो 10⁻3 मीटर इज इक्वल्स टू y पिको मतलब -12, तो इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है, ओके। मीटर कैंसिल हो गया, 10⁻3 इज इक्वल्स टू y इंटू 10⁻⁻12, तो 10⁻3 अपॉन 10⁻⁻12 इक्वल्स टू y, ठीक है, ओके। तो नाउ अब सेम आया, बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर्स माइनस होंगे, तो 3 माइनस और -12 हुआ, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 10⁻3 माइनस माइनस प्लस, ओके, तो 3 + 12 इज 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई 15। समझ आया, ठीक है, ये इजी तरीका लगा आपको सॉल्व करने का। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसको मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर लिया, फिर कंफ्यूज मत होना कि किसके साथ क्या है, ओके। अब यहाँ पर भी हम लोग x ले लेते हैं, इसको a ले लेती हूँ, इसको b ले लेती हूँ, ठीक है। चलो तो अब बेसिकली क्या हो गया, 1 मिलीग्राम पहला ले लेते हैं, 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू a kg, ओके। तो मिलीग्राम इज 10⁻³ तो -3 ग्राम इज इक्वल्स टू a 10⁻³ ग्राम, ओके। ग्राम कैंसिल आउट, तो 10⁻³ अपॉन 10⁻³ इक्वल्स टू a, ठीक है, ओके। तो a इज इक्वल्स टू 10⁻³ बेस डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -3 माइनस ये 3 ऊपर आ गया,
ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 10 माइनस थ्री माइनस 6, तो एक की वैल्यू आ गई -6, आसान। ठीक है, चलो अब ये वाला कर लेते हैं हम लोग। सो नाउ 1 mg इक्वल्स टू BNG। ठीक है, तो मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम, ये हुआ B, नैनोग्राम आया मतलब 10⁻⁹ ग्राम। ठीक है, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया। ओके, 10⁻³ इज इक्वल्स टू B इंटू 10⁻⁹, तो 10⁻³ अपॉन 10⁻⁹ इक्वल्स टू B। ठीक है, तो क्या हो गया, B इज इक्वल्स टू 10⁻³ फिर -9। ओके, तो B इज इक्वल्स टू 10 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो -3 + 9, तो कितना बचेगा 6, तो B की वैल्यू आ गई 10:6। ठीक है बेटा। ओके, मैं डायरेक्टली भी कर सकती थी, बट इस तरीके से ना आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और आप जब खुद को सॉल्व करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, मेरा काम है समझाना, बाकी तो आपका प्रैक्टिस, लाइक बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो वो उस हिसाब से आएगा। चलो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन की शुरुआत। ओके, इसको मैंने यहाँ पे लाइन खींच ली, डिफरेंस क्लियर हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई मैंने लिया ताकि तुम क्लियर कर पाओ कि ये एक्स और ये वाई इसकी वैल्यू है। यहाँ मैंने ए बी ले लिया ताकि आप ए बी डिफ्रेंशिएट कर पाओ। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पी क्यू। ठीक है, पी और क्यू, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में, आइडेंटिफाई करने में आंसर्स को। तो नाउ 1 ml इक्वल्स टू P लीटर। ठीक है, अब देखो, अब बेसिकली ml है तो ml मिलीलीटर, मतलब कि 10⁻³ लीटर, 10⁻³ लीटर इज इक्वल्स टू P लीटर। लीटर लीटर कैंसिल हो गया, तो P की वैल्यू क्या हो गई 10⁻³, सिंपल। ओके, अब दूसरा वाला क्या है, 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू Q डेसीमीटर क्यूब। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा, यहाँ पे मिलीलीटर है और यहाँ पे मीटर है। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब है ना। सबसे पहली बात बेटा आपको पता होगा दैट 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मैं ये जो मिलीलीटर है, ठीक है, इसको ऐसे लिख दूँ, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू Q, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू Q डेसीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। तो क्या अब ना मेरे को थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर का तो हमें कन्वर्जन पता ही है। ठीक है, वो तो पता है, तो इसके लिए हमारे थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे मीटर है, ठीक है, मतलब मीटर सेम है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर क्या होता है, 10⁻² मीटर होता है ना। ठीक है, तो 10⁻² मीटर, उसके ऊपर क्यूब है तो इसके लिए क्यूब लगा दिया। फिर क्यू, डेसी क्या होता है, डेसी इज 10⁻1 मीटर। ठीक है, फिर इसके ऊपर भी क्यूब है तो क्यूब लगा दिया, आसान हुआ। चलो तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 = 6, तो 10⁻6 मीटर के ऊपर भी क्यूब आया, मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्यू 1 × 3 दैट इज 10⁻3, ये हो गया मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब काट दूं मैं। ओके, तो 10⁻6 इक्वल्स टू क्यू इंटू 10⁻3, सो 10⁻6 अपॉन 10⁻3 इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, ओके, अब सेम क्यू इज इक्वल्स टू 10⁻6 माइनस, ये ऊपर चला जाएगा तो -3, तो क्या हो गया -6 + 3, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई 10⁻3, ये हो गया हमारा कन्वर्जन। ठीक है, डन। आई होप बेटा कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ चुका होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं बहुत बेसिक, ठीक है, बहुत बेसिक पॉइंट्स को ले लेके आपको समझाऊं ताकि कन्वर्जन में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वेल नोटेड डाउन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।